हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे गणितीय भौतिकी जो है उसमें लॉरेंज रूपांतरण जो है वो कब, जब जो निर्देश तंत्र था एस डैश वो एस के सापेक्ष किसी कोण थीटा पर झुक गया था। ठीक है, डायग्राम दोबारा से बना देते हैं, इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपका। एक निर्देश तंत्र है एस, इस पर ये एस डैश निर्देश तंत्र है जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है, इस तरह से कि O और Z बदले ना। यहाँ कोई पॉइंट है P, x y इसके निर्देशांक हैं, यहाँ इस बिंदु तक पहुँचे थे हम लोग, ये A है और ये B है, यहाँ पे ये B था, सॉरी ये B था और ये A था, ये x था, ये y था, ये वाला हिस्सा। फिर इसी के निर्देशांक थे x डैश और y डैश, इसका यहाँ पे घटक देखा C पर और यहाँ पे घटक देखा D पर। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इससे यहाँ पे लंब डाला था जो कि इसको F पर और इसको E पर काटता है, ये भी 90 डिग्री था, यही बताया था ना। तो अब अपन लोग क्या लिखेंगे, इससे आगे लिखेंगे लंब के बारे में। तो लिखेंगे अब A से PD पर लंब, अब बिंदु A से PD पर लंब, लंब का मान क्या है AF, खींचते हैं। AF खींचते हैं। तो अब त्रिभुज अपन लेंगे, त्रिभुज OAE से, तो त्रिभुज OAE से क्या होगा, देखिए ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हम लोग लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार यानी कि OE बटे में कर्ण यानी कि OA। यहां से OE का मान निकला OA कॉस थीटा, OA का मान क्या दे रखा है x, तो यहां से OE बराबर x कॉस थीटा। समीकरण 1 और 2 पहले हो गई थी शायद मेरे हिसाब से, ये समीकरण है 3। इसी त्रिभुज में साइन थीटा निकालें, वो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब AE बटे में कर्ण OE। यहां से AE का मान आ गया OA, सॉरी कर्ण है OA साइन थीटा, OA का मान x, तो AE बराबर x साइन थीटा। समीकरण 4 लिख लो, और मैं साइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मैं ये मिटा दूंगी तो मेरे को फिर बाद में मिलेगा नहीं। तो OE का मान यहाँ से आया है x cos थीटा और AE का मान आया है x साइन थीटा। आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने लिखा है कि भाई मिटा दूँ तो दिक्कत ना आए मेरे को, क्योंकि आगे इन इक्वेशंस का काम पड़ने वाला है। अब अपन करते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, FAP से कॉस थीटा बराबर आधार कर्ण, ये आधार है, देखो ये
यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है तो ये और यहाँ तक भी एंगल थीटा रहेगा, तो ये तो हो गया आधार, ये कर्ण और ये लंब। आधार क्या है AF और कर्ण क्या है AP, AF बटे AP। यहाँ से AF का मान आ गया AP cos थीटा, AF का मान आ गया AP क्या है यहाँ पे y cos थीटा, समीकरण 5। और अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो लंब यानी FP बटे कर्ण AP, तो यहां से FP का मान आ गया AP साइन थीटा, यहां से FP का मान आ गया, AP का मान क्या है y साइन थीटा, इक्वेशन 6। मैं इन दोनों को भी साइड में लिख लेती हूँ। नोट करो, हमारा काम क्या है, हमें S डैश निर्देश तंत्र के जो निर्देशांक हैं x डैश और y डैश वो निकालने हैं, वो हमारा मेन रीजन है। नोट करो इसको। आगे करेंगे तो x डैश बराबर क्या होगा, x डैश है देखो OC और PD, जो कि आपने समीकरण 2 में भी देखा था। तो x डैश की वैल्यू है PD, PD दो भागों में बट सकता है, DF प्लस FP, DF प्लस FP। तो यानी x डैश का जो मान आएगा, अब देखो DF ये किसके सब बराबर है, OE के बराबर, प्लस FP। तो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, OE है x cos थीटा और FP है y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इक्वेशन 7। एंड और y डैश होगा ये PC क्या होगा, AF में से AE घटाना, PC AF में से AE घटाना, तो y डैश की वैल्यू आई, AF क्या है y cos थीटा माइनस AE क्या है x sin थीटा। यहां से x वाले को आगे और y वाले को पीछे ले जाएं तो y डैश बराबर माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, इक्वेशन 8। ये हमारे पास x डैश की वैल्यू आई x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y डैश की वैल्यू आई माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आई, पर हम लोग अभी इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स याद रखना ज़्यादा इजी रहता है। यहां से मैं डायग्राम मिटा देती हूँ। यहां लिखेंगे सारणिक रूप में
समीकरण 7 व 8 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज निकालनी है, किसके रूप में? एक्स वाई के रूप में। सारणिक क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हो? एक्स डैश का मान अगर इसको पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और अगर दूसरे के लिए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को गुणा करेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यानी कि लॉरेंज रूपांतरण में भले ही यहाँ पे एक्स वाई की जगह वाई जेड हो या जेड टी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सारणिक नहीं बदलती है, ये हमेशा ऐसे ही रहती है। अगर कोई भी चर राशियों में परिवर्तन देखना है लॉरेंज रूपांतरण में तो ये सारणिक कभी भी नहीं बदलेगी। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको और इसको समीकरण दे देना ए। नोट करो इसको। वहां से बता देती हूँ। अब हमें देखना है कि जो थीटा है ये क्या होगा, मतलब थीटा का ऐसा क्या मान रखें कि हम जो पहले लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में पढ़ के आए थे वो और इनमें समानता दिखे। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसी के आगे पैराग्राफ बदल के। अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों में अब जो हमने पहले लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में पढ़ी थी ना, एक्स डैश वाई डैश वाली, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, उसको अब अपन थीटा के रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे देखिए, अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों में tan थीटा बराबर आयोटा वी अपॉन सी रखने पर अपन रखेंगे ये, तो देखना क्या होगा। ये रख रहे हैं, ठीक है। गामा को हम लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? आयोटा का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वैसा ही आने वाला है। इसको क्या लिख देंगे? tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो गामा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sec थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा होता है cos थीटा। इससे हमें क्या पता चला कि जब अपन tan थीटा की जगह आयोटा v अपॉन सी रखेंगे तो गामा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा। और अगर आयोटा v अपॉन सी को मैं गामा से गुणा कर दूं, यानी कि tan थीटा को cos थीटा से गुणा कर दूं, तो tan थीटा होता है साइन बटे cos, cos से cos कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? साइन थीटा। यानी कि जो हम अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में थी ना, उनमें जहां पे भी आपको गामा मिलेगा वहां आप अपने आप cos थीटा पुट कर दोगे, जहां आपको आयोटा v अपॉन सी मिलेगा वहां आप tan थीटा पुट कर दोगे, और जहां आपको ये मिलेगा वहां आप साइन थीटा पुट कर दोगे, तो आपकी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण थीटा में बदल जाएंगे। नोट करो इसको। इधर से मिटा देती हूँ।
और एक चीज और ध्यान रखनी है, हम लोगों ने जब ये यूनिट शुरू करी थी तो हमने एक चीज बताई थी कि कोई भी कण होता है उसका चतुर्विम में जो निर्देशांक होते हैं वो x, y, z, t होते हैं, लेकिन सच नहीं है ये बात। मतलब इन्होंने तो सिर्फ एक टाइम का कंपोनेंट बता दिया था कि टाइम भी होता है, लेकिन कुछ कांस्टेंट जुड़ेगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि x² + y² + z² -c²t² जो होता है वो निश्चल रहता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब इनका सबका स्क्वायर, यानी चलो x² + y² + z²। c कहाँ से आया? इसकी जगह पे हम लिखेंगे आयोटा ct। क्या लिखेंगे इसकी जगह? आयोटा ct। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ही हमारे पास ये आएगा। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके निर्देशांक x, y, z, t नहीं होते, x, y, z आयोटा ct, यानी चतुर्थ जो घटक होता है या चतुर्थ जो निर्देशांक होता है वो आयोटा ct होता है। तो अब लिखेंगे, अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को हमें थीटा के रूप में बदलना है। तो लिखेंगे, तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से देखिए, x' होता है गामा x माइनस वीटी, हमको इसको आयोटा v बटे c से में बदलना है। तो देखो, अगर मुझे इसको आयोटा v बटे c में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड कर दिया, ठीक है। t वैसा की वैसा रह गया, ठीक है। लेकिन आयोटा v अपॉन c, अब यहाँ पे साइन है माइनस का, अब यहाँ पे एक आयोटा है एक्स्ट्रा, तो एक और आयोटा अगर अपन लगा दें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे प्लस लगा दूं, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, v c से c कट गया, vt वही का वही आ गया ना। इसको बदलने के लिए सिर्फ क्या किया है? आयोटा 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 स्क्वायर तो -1 हो जाता है, c से c कट गया तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? x' बराबर क्या आएगा? गामा x प्लस आयोटा v अपॉन c इंटू गामा आयोटा ct। यहाँ से x' बराबर गामा की वैल्यू है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा x cos थीटा प्लस आयोटा v अपॉन c इंटू गामा होता है साइन थीटा, तो आयोटा ct साइन थीटा। समीकरण ले लेते हैं अपन लोग, पहले 7-8 हुए थे, 9वीं है ये, बीच में a ली थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। x' की वैल्यू आई x cos थीटा प्लस आयोटा ct साइन थीटा। अब ऐसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट इसका यानी कि चतुर्थ निर्देशांक आयोटा ct' और निकाल देंगे। तो मैं उधर से मिटा देती हूँ उसको। अब तथा चौथी तो थी, वो थी t' बराबर गामा t माइनस vx अपॉन c², यही थी ना। t' को अपन को आयोटा c चाहिए, तो आयोटा c से पूरी समीकरण को गुणा कर दो। ठीक है, आयोटा c t' वैसा की वैसा, यहां से गामा t' को लगा दिया, आयोटा ct माइनस c से c² से c² c कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? आयोटा v अपॉन c इंटू ये क्या है? गामा, और यहाँ पे क्या बचा है? t रह गया है क्या? कुछ t क्यों लिखा है मैंने? आयोटा c से तो गुणा करा है, पूरी समीकरण को आयोटा c से गुणा करा है ना, तो आयोटा c से c कैंसिल, आयोटा v अपॉन c आ गया, यहाँ गामा आ गया और यहाँ x आ गया। तो यहाँ से आयोटा c t' बराबर आ गया गामा की जगह cos थीटा आयोटा ct, और इसकी जगह पे आता है साइन थीटा इंटू एक्स। तो अगर मैं x वाले को आगे लिया हूँ तो आयोटा c t' बराबर -x साइन थीटा प्लस आयोटा ct cos थीटा। समीकरण दे दो 10वीं। अब इन दोनों समीकरणों को 9 और 10 को जब मैट्रिक्स के रूप में लिखोगे तो आपको देखना
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ही मिलेगा, यानी कि मैट्रिक्स यानी कि सारणिक तो बदलेगी ही नहीं, सिर्फ निर्देशांक बदल जाएंगे। यहां से मिटा देती हूं। समीकरण 9 व 10 को सारणिक रूप में लिखने पर समीकरण 9 व 10 को सारणिक रूप में लिखने पर क्या होगा? यहां पर था x डैश आयोटा सी टी डैश, x आयोटा सी टी। यहां पे देखिए अगर इक्वेशंस को मैच करोगे तो आप cos थीटा साइन थीटा, यहां पे माइनस साइन थीटा cos थीटा, डन। समझे? तो ये समीकरण दे देते हैं हम b, तो समीकरण a और b से पता चलता है, देखो वहां पे x डैश और y डैश था, मैंने कहा था कि ये निर्देशांक बदल सकते हैं क्योंकि टाइम भी तो, समय भी तो एक निर्देशांक है। तो पहला और चौथा निर्देशांक, पहला और चौथा निर्देशांक। मैट्रिक्स बदली क्या, सारणिक बदली क्या? नहीं बदली ना, तो बस यही है। तो लिख देंगे समीकरण A व B से स्पष्ट है कि सारणिक का मान अपरिवर्तित है, यानी कि जो S डैश निर्देश तंत्र है वो किस एंगल से, देखिए tan थीटा का मान था आयोटा v अपॉन सी, तो S डैश निर्देश तंत्र को tan इनवर्स आयोटा v बटे सी इस कोण से घुमाना पड़ेगा। अगर ये इस कोण से घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें ये सारणिक नहीं बदलेगी, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण संतुष्ट होंगी। तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा है चतुर्विम आकाश, जिसमें हम लोग बिंदु को दिखाने के लिए मैंने अभी बताया था एक्स वाई जेड आयोटा सी टी, वो ही लेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो करेंगे, एक बार नोट कर लो। पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो। तुम्हारे हाथ में तो बटन है भाई, मैडम को जब मर्जी चाहे चुप करा दो तुम, तो यूज किया करो उसका, नहीं तो मैडम सारे दिन चक 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 बोलती ही रहती है। तो अब लिखेंगे चतुर्विम आकाश, टॉपिक का नाम है। नाम से पता चल रहा है, अभी तक अपन त्रिविम पढ़ा था, अब अपन चतुर्विम पढ़ रहे हैं, यानी कि स्थिति निर्देशांक x y z के अलावा एक और निर्देशांक समय निर्देशांक जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे किसी भी घटना के पूर्ण वर्णन के लिए किसी भी घटना के पूर्ण वर्णन के लिए दिक् काल निर्देश तंत्र में, दिक् काल एक मिनट लिख लो, थोड़ा सा महाकाल टाइप फीलिंग आ रही है,
दिक् काल निर्देश तंत्र में, देखिए दिक् का मतलब होता है दिशा और काल का मतलब होता है समय। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें दिशा की भी बात करी जाए और समय की भी बात करी जाए। दिक् काल निर्देश तंत्र में चार अक्षों x, y, z, आयोटा, c, t की कल्पना की जाती है, की कल्पना की जाती है, इसे चतुर्विम आकाश कहते हैं। किसी भी घटना के पूर्ण वर्णन के लिए चार अक्षों की कल्पना करी जाएगी, एक्स वाई जेड तीन दिशाओं को दिखाएंगे और आयोटा सी टी जो है वो काल को यानी समय को दिखाएगा। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, चतुर्विम आकाश के मूल बिंदु से चतुर्विम आकाश के मूल बिंदु से बिंदु x, y, z, आयोटा, c, t की दूरी, बिंदु x, y, z, आयोटा, c, t की दूरी को सदिश की लंबाई कहते हैं। बताती हूं अभी इसको क्या लिखा है, सदिश की लंबाई कहते हैं। इसका मतलब समझो, जैसे कि हम लोग कोई निर्देश तंत्र देखते थे और उसमें ये मूल बिंदु O होता था, यहाँ ये P होता था, इसका निर्देशांक इसके एक्स वाई जेड होते थे, इससे इसको मिलाने पर ये स्थिति सदिश वेक्टर R बनता था, ये स्थिति सदिश होता था। तो वेक्टर R का जो परिमाण हुआ करता था वो होता था √x² + y² + z², इसको R भी बोल देते थे। ये इस सदिश वेक्टर R की लंबाई कहलाती थी। सेम यहाँ पर बस इसकी जगह पे आयोटा सी टी और आ जाएगा, यहाँ पे एक टर्म और जुड़ जाएगी, बस वही है क्या, सदिश की लंबाई। लिख लो एक बार, फिर इसके बारे में सदिश की लंबाई का फॉर्मूला लिखवा देंगे। ये साइड में मैंने जो चीज़ समझाई है ना, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाया है। लिखेंगे सदिश की लंबाई बराबर √x² + y² + z² + आयोटा सी टी का होल स्क्वायर, यानी कि ये लंबाई हो जाएगी √x² + y² + z², आयोटा स्क्वायर का -c² t²। डन। तो आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ लिया डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हमें छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़नी है, जैसे कि प्रकाशवत सदिश क्या होता है, आकाशवत सदिश क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कई बार एग्जाम में छोटा यानी आधा एक नंबर में आ जाती है, तो वो हम लोग करेंगे। आप इसको नोट कर लो।